ठीक है जी, शेयर स्ट्रेंथ के हम लोगों ने 70 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हमें आगे क्वेश्चंस करने हैं। तो 70 क्वेश्चंस आपने देखा, कुछ तो इजी थे नो डाउट, कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल थे। तो अभी तक 70 में इजी प्लस टिपिकल आए हैं ना। अभी 71 से लेकर जो मैं आगे क्वेश्चन करूंगा अराउंड इसमें 100 से ज्यादा क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस इजी निकलेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही टफ है, बट इस 70 से लेके आगे जब हम 100 से भी आगे पहुंचेंगे तो इसमें ध्यान रखना इजी बहुत कम है, टिपिकल बहुत ज्यादा है, और इसलिए इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, चालू करते हैं, टाइम पास नहीं करेंगे। 71 क्वेश्चन नंबर 71 देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है और डायरेक्ट शेयर टेस्ट। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, इन 70 क्वेश्चन में ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन था। A direct shear test, एक direct shear test है, was conducted on a cohesionless soil. Obviously एक चीज तो हमें श्योर पता है कि डायरेक्ट शेयर टेस्ट जो है वो आपका कोहेजनलेस सॉइल में ही होता है, कोहेजनलेस सॉइल के ही कंडक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि डायरेक्ट शेयर टेस्ट में ड्रेनेज का कंट्रोल नहीं होता, और अगर मुझे किसी भी कोहेसिव सॉइल को लाइक क्ले, सिल्ट, अगर मुझे इनको टेस्ट करना है ना तो मुझे ड्रेनेज पर कंट्रोल होना चाहिए, और डायरेक्ट शेयर टेस्ट में ड्रेनेज पर कंट्रोल होता ही नहीं है। इस कारण हम लोग क्या करते हैं, ओनली उस पर सैंड या कोहेजन लेस सॉइल को ही टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसने लिख भी दिया। अगर नहीं भी लिखता तो मुझे पता है कि डायरेक्ट शेयर टेस्ट में कोहेजन लेस सॉइल लाइक सैंड, ग्रेवल, इन्हीं को हम टेस्ट करेंगे। तो डायरेक्ट शेयर टेस्ट कंडक्टेड ऑन कोहेजन लेस सॉइल, कोहेजन उसका 0 देके रखा हुआ है, अंडर अ नॉर्मल स्ट्रेस। अब हमें एक चीज पता है कि डायरेक्ट शेयर टेस्ट में एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस और एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, या फिर आप बोलोगे शियर स्ट्रेस, या हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण शियर स्ट्रेस। तो अगर हम लोग आगे बात डिस्कस करें तो इसलिए क्या देखना है, जो डायरेक्ट शेयर टेस्ट में नॉर्मल स्ट्रेस है वो आपको कितना दिया रहेगा, 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द स्पेसिमेन फेल्ड एट अ शियर स्ट्रेस। अब हमें एक चीज पता है कि डायरेक्ट शेयर टेस्ट हमेशा हॉरिजॉन्टल फोर्स पर ही फेल होता है, इसलिए हम डायरेक्ट शेयर टेस्ट को बोलते हैं कि जो इसका फेलियर होता है वो प्री डिटरमाइंड फेलियर होता है। हमेशा जो डायरेक्ट शेयर टेस्ट का फेलियर होगा वो ऑलवेज हॉरिजॉन्टल होता है, और वहीं पर ट्राई एक्सियल टेस्ट की बात करें तो ट्राई एक्सियल टेस्ट पर हमेशा जो फेलियर होता है वो उसी प्लेन पर फेलियर होता है जो प्लेन ऑफ रप्चर, मतलब सबसे कमजोर प्लेन होता है शियर स्ट्रेस के लिए। तो ट्राई एक्सियल टेस्ट में तो एग्जैक्ट प्लेन ऑफ रप्चर पर फेलियर होता है, पर डायरेक्ट शेयर टेस्ट में ये जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लेन ऑफ रप्चर हॉरिजॉन्टल हो, बट इसमें आपका हमेशा जो फेलियर होता है वो हॉरिजॉन्टल ही होता है। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स या शियर फोर्स आपके पास लगा हुआ है जिसकी वजह से शियर स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है वो आपको लग रहा है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसने आपसे पूछा है द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्राई एक्सियल टेस्ट के लिए हमारे पास हजारों फार्मूलाज हैं, अनकन्फर्म्ड कंप्रेशन टेस्ट के लिए भी हमारे पास हजारों फार्मूलाज हैं, वेन शियर टेस्ट के लिए भी हमारे पास बहुत सारे फार्मूलाज हैं, बट डायरेक्ट शियर टेस्ट में हम ओनली क्या यूज करते हैं, शियर स्ट्रेंथ इक्वेशन। शियर स्ट्रेंथ इक्वेशन क्या आती है, तो इज इक्वल्स टू सी प्लस सिग्मा tan फाइ, ये शियर स्ट्रेंथ इक्वेशन है आपकी। और डायरेक्ट शेयर टेस्ट में हमारे पास ये शियर स्ट्रेंथ इक्वेशन ही होती है जिससे हम पैरामीटर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब एक चीज आपको पता लग चुकी है कि ये जो सॉइल है वो कोहेजन लेस है, कोहेजन लेस सॉइल के कोहेजन कितना होता है 0, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, टॉ इज इक्वल्स टू सी बन जाएगा 0 सिग्मा tan फाइ। और इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। इन्होंने आपसे एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पूछा है, दैट मींस एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस, फाइ जिसको हम बोलते हैं। इन्होंने आपसे फाइ पूछा है, तो आप देख सकते हो यहां से फाइ क्या बन रहा है, फाइ इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ध्यान से देखना, फाइ इज इक्वल्स टू tan इनवर्स टो बाय सिग्मा। टो है शियर स्ट्रेस, सिग्मा है नॉर्मल स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस इन्होंने कितना दे रखा है 100, और सिग्मा एंड कितना नॉर्मल स्ट्रेस कितना दे रखा है इन्होंने 200, तो 100 को 200 से डिवाइड करो क्या जाएगा 1/2, बट दैट मींस फाइ आपका आ रहा है tan इनवर्स 1/2। क्या करा मैंने, शियर स्ट्रेस की जगह शियर स्ट्रेस की वैल्यू रखी 100, नॉर्मल स्ट्रेस की जगह नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू रखी, कोहेजन तो 0 हो ही चुका है। अगर ये नहीं भी देता ना कोहेजन 0 है तो मैं ऑलरेडी कोहेजन 0 मान लेता। तो डायरेक्ट शेयर टेस्ट में कभी भी हम लोग कोहेसिव सॉइल को टेस्ट नहीं करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो सिंपल सा ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले ही करा था। तो यहां से जो आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन निकल रहा है, ध्यान से देखना, tan इनवर्स शिफ्ट कहां है, शिफ्ट tan इनवर्स 0.5, 1/2 क्या होता है 0.5, तो आ रहा 26.56, 26, दैट मींस ये रहा मेरा आंसर। इसको आप लिख लो, इजी क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बट लिखो, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 71 कंप्लीट हो चुका है।
है, सिंपल सी बात है, डायरेक्ट शेयर टेस्ट में शेयर स्ट्रेंथ इक्वेशन यूज करी, कोहेजन की वैल्यू 0 रखी क्योंकि सैंड या ग्रेवल यूज होगा जिसमें कोहेजन नहीं होता, और फाइनली हमने फिर tan phi लेके इनवर्स लेके phi की वैल्यू, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की वैल्यू को डिटरमाइन कर लिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, अभी टिपिकल आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 72 देखो। ठीक है, इन अ ड्रेन्ड, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है ना, हल्का सा मैं ऊपर कर रहा हूं ताकि आपको ऑप्शन दिख जाए। ठीक है, इन अ ड्रेन्ड ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट, ध्यान से देखना भैया, इन अ ड्रेन्ड ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट, ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट है जिसमें ड्रेनेज हो रहा है, ड्रेन लिख दिया इसने। बट ट्राइएक्सियल टेस्ट में हम अलग अलग कंडीशंस को टेस्ट कर सकते हैं, लाइक अनकॉन्सोलिडेटेड अनड्रेन्ड कंडीशन, कॉन्सोलिडेटेड अनड्रेन्ड कंडीशन, कॉन्सोलिडेटेड ड्रेन कंडीशन, 3 ड्रेनेज कंडीशन होती है। तो उसने लिखा कि ड्रेनेज हो रहा है आपके पास, अ सैचुरेटेड सॉइल सैंपल, इसमें मतलब सैंपल ऑफ अ पॉइजनलेस सैंड, देखो ड्रेनेज हो रहा है और सैंड है आपके पास, फेल्स अंडर अ डेविएटर स्ट्रेस ऑफ 3 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, व्हेन द सेल प्रेशर इज, ये थोड़ा वैल्यू छुप रही है, अभी मैं देख लूंगा। व्हेन द सेल प्रेशर इज, क्या देखा, मैं देख लेता हूं उस वैल्यू को। सेल प्रेशर कितना देखा इन्होंने, 1 kgf। अगर हम अभी हम ऑप्शन नहीं देखना, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, है ना। क्या हो रखा है भाई, एक ट्राइएक्सियल टेस्ट है, ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट है, उसमें इन्होंने जो सैंपल लिया है वो पॉइजनलेस सैंड का लिया है, उसमें लिखा है व्हिच फेल्स अंडर अ डेविएटर स्ट्रेस। जैसा कि पता है कि ट्राइएक्सियल टेस्ट में एक कन्फाइनिंग स्ट्रेस लगता है, एक डेविएटर स्ट्रेस लगता है, और डेविएटर स्ट्रेस के कारण ही फेलियर होता है। कन्फाइनिंग स्ट्रेस के कारण क्या होता है, कंसोलिडेशन हो जाएगा, ड्रेनेज हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा, बट जो फेलियर होता है ट्राइएक्सियल टेस्ट में वो हमेशा डेविएटर स्ट्रेस के कारण होता है। ठीक है, तो उन्होंने लिखा भी है फेल्स अंडर अ डेविएटर स्ट्रेस ऑफ 3 kg पर किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन द सेल प्रेशर इज, आपका सेल प्रेशर दैट मींस कन्फाइनिंग स्ट्रेस, जो सेल का आपने, हम एक फ्लूइड छोड़ते हैं जो सॉइल सैंपल के ऊपर हर डायरेक्शन में लगता है, कन्फाइनिंग, जिसको मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस भी बोलते हैं। जो कन्फाइनिंग स्ट्रेस है आपके पास वो कितना है, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। द इफेक्टिव एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस ऑफ सैंड इज अबाउट, इसने आपसे इफेक्टिव एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस पूछा है। तो अगर मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूं, इन्होंने, अगर ध्यान से देखना, इफेक्टिव एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस, तो मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था, जब हम कल क्वेश्चंस कर रहे थे तो हमने फॉर्मूला डिस्कस करा था, क्या, sin phi इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3। आपके पास जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है फॉर ट्राइएक्सियल टेस्ट, वो क्या था, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, ये मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3, ये हमारे पास फॉर्मूला था। सिग्मा 1 क्या होता है, मेजर स्ट्रेस। अब अगर मैं मेजर स्ट्रेस की बात करूं, सिग्मा 1 क्या होता है, ध्यान से देखना, डेविएटर स्ट्रेस प्लस कन्फाइनिंग स्ट्रेस, और सिग्मा 3 क्या होता है, कन्फाइनिंग स्ट्रेस। तो अगर हम लोग मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करें सिग्मा 1 की, तो उसमें मुझे देखो डेविएटर स्ट्रेस कितना लिखा है, 3 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेल प्रेशर, सेल प्रेशर का मतलब क्या होता है, कन्फाइनिंग स्ट्रेस कितना देख, दैट मींस सिग्मा डी इन्होंने आपको देके रखा हुआ है, कितना देके रखा हुआ है, 3 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इन्होंने आपको सिग्मा सी जो देके रखा हुआ है वो देके रखा है 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये दो चीजें देके रखी है। तो इन दोनों के हेल्प से हम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो मेरा sin phi वाला फॉर्मूला है उसमें मुझे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस चाहिए, मिनिमम या माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो सिग्मा 1 की वैल्यू क्या आ गई, अगर मैं ध्यान से लिखूं, सिग्मा 1 3 प्लस 1 कितना हो गया, सिग्मा 1 आ गया आपका 4, और सिग्मा 3 तो कितना है आपका 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिग्मा 1 में क्या करेंगे, डेविएटर स्ट्रेस और कन्फाइनिंग स्ट्रेस दोनों को ऐड कर देंगे, दैट मींस 3 प्लस 1 इज 4 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखना, तो दैट मींस ये सिग्मा 1 तो आ गया 4, और सिग्मा 3 कितना है आपका, जो कन्फाइनिंग स्ट्रेस है, जो कि 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो दैट मींस 4 minus 1 upon 4 plus 1 which is equals to 3 upon 5। और अगर मुझे एंगल ऑफ द इफेक्टिव एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस, दैट मींस एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन चाहिए, तो देखो यहां से 5 का निकल के आ जाएगा sin इनवर्स 3 upon 5। अब देख लेते हैं sin इनवर्स 3 upon 5 क्या है, वही हमारा आंसर होगा sin इनवर्स 3 divided by 5। आपका आंसर आ रहा है 36.86।
मेरे पास जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास 36.86 डिग्रीज। तो देख लेते हैं, पहले आप इसको लिख लो। आप कैसा करना, देखो क्वेश्चन में क्या कर रखा है, डेविड से आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ये जो रिलेशनशिप है ना, इसमें यहाँ पर डेविड स्ट्रेस, देखो एक चीज ध्यान रखना, हड़बड़ी मत करना। आपको एक चीज ट्राई एक्चुअल टेस्ट में बहुत तरीके से याद होनी चाहिए। एक होता है डेविड स्ट्रेस, एक होता है कन्फाइनिंग स्ट्रेस। और अब क्या होता है, जब हम मेजर प्रिंसिपल की स्ट्रेस की बात करते हैं लाइक सिग्मा 1, तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है डेविड स्ट्रेस प्लस कन्फाइनिंग स्ट्रेस। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, जो कन्फाइनिंग स्ट्रेस होता है, सेल्फ प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर, है ना। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सिग्मा 1, सिग्मा 3, डेविड स्ट्रेस और कन्फाइनिंग स्ट्रेस, इन चारों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। कभी भी डेविड स्ट्रेस को मेजर स्ट्रेस मत समझ लेना। जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है ना भाई साहब, वो डेविड, एक्चुअली बच्चे क्या करते हैं, वो देखो आप अभी क्या गलती करते हैं, आप इस डेविड स्ट्रेस को मेजर समझ सकते हो। डेविड को कभी भी मेजर मत समझना। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इक्वल्स टू डेविड प्लस कन्फाइनिंग स्ट्रेस और माइनर स्ट्रेस इक्वल्स टू कन्फाइनिंग स्ट्रेस। तो आप लोग ये कंफ्यूज मत हो ना भाई, है ना। इस चीज का ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेजर अलग है, मिनिमम माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस अलग है, डेविड स्ट्रेस अलग है, और कन्फाइनिंग, चार अलग अलग टर्म्स हैं। हाँ, डेविड और कन्फाइनिंग की हेल्प से हम मेजर और माइनर को डिटरमाइन करते हैं। और ये जो sin 5 वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया ना, इस sin 5 वाले फॉर्मूले में यहां पर डेविड और कन्फाइनिंग नहीं होता, मेजर और माइनर होता है। तो इसको थोड़ा सा लिख लो, आप कंफ्यूज मत होना इस चीज में, क्योंकि बच्चा, मुझे फीलिंग आती है ये बात कि स्टूडेंट है ना कंफ्यूज हो सकता है मेजर माइनर डेविड और कन्फाइनिंग में, बट आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मेरा 36, ये आप ऑप्शन नंबर 1 देख लो, 37 यही आपका आंसर है, क्योंकि मेरा 36.86 आया था ना, तो 37 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी आ जाओ। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख लेते हैं। द शियर स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, आपको शियर स्ट्रेस डिटरमाइन करनी है इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। The shear strength in terms of effective stress on a plane with a saturated soil mass at a point where total normal stress is 295 kilopascals and the pore water pressure is 120 kilopascal। देखो जी, इसने आपसे shear strength पूछी है in terms of effective stress। अगर ये effective stress लिखता भी नहीं ना, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले मोर्स ने अपनी थ्योरी दी shear strength के लिए, जिसने ऐसा बोला कि shear strength is a unique function of normal stress only। सबसे पहले कौन है, मोर्स, फिर मोर्स के बाद कौन है, कूलम्स, और मोर कूलम्स थ्योरी ऐड हुई। और मोर कूलम्स थ्योरी ने क्या फॉर्मूला दिया कि shear strength is equals to cohesion plus sigma tan phi। बट जो मोर कूलम्स थ्योरी आई थी, उन्होंने इस जगह इसको यूज करा था टोटल स्ट्रेस, ये उन्होंने टोटल स्ट्रेस यूज कर लिया था। फिर क्या हुआ, इफेक्टिव स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट आया। एक्चुअली इफेक्टिव स्ट्रेस का जब कॉन्सेप्ट आया, तो उससे पहले शियर स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट आ चुका था। बट जब इफेक्टिव स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट आया, तो मोर कॉलम्स ने क्या करा, इस सिग्मा को रिप्लेस, ये जो टोटल स्ट्रेस था उसको फाइनली उन्होंने रिप्लेस कर दिया सी डैश प्लस सिग्मा बार tan phi डैश। तो अगर ये लिखता भी नहीं ना कि आपको शियर स्ट्रेंथ इफेक्टिव स्ट्रेस की टर्म में चाहिए, तो भी हम इफेक्टिव स्ट्रेस की टर्म में निकालते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अपडेटेड इक्वेशन है। जैसे हमें पता है कि ये जो सिग्मा बार होता है, ये आपका इफेक्टिव स्ट्रेस होता है। इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल्स टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो हमें तो पता है ना। तो ये अगर लिखता भी ना कि इन टर्म्स ऑफ, तो भी हम इफेक्टिव स्ट्रेस की टर्म में डिटरमाइन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसने पोर वाटर प्रेशर भी देकर रखा है। तो अब देखो, तो यहां पर इफेक्टिव स्ट्रेस की अगर मैं आपसे बात करूं, तो इफेक्टिव स्ट्रेस आपके सामने क्या आ रहा है, सिग्मा कितना रहा, नॉर्मल स्ट्रेस, देखो ये नॉर्मल स्ट्रेस देकर रखा हुआ है। सिग्मा क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस है टोटल स्ट्रेस, तो नॉर्मल स्ट्रेस कितना देख रहा है, 295। पोर वाटर प्रेशर कितना देकर रखा हुआ है उन्होंने, 120 माइनस 120, तो 295 माइनस 120 कर लो, 5 7 175, ठीक है ना। 295 में 105 आ गया, 9 से 2 के 7 आ गया, 2 से क्या 175। तो जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस आ रहा है ना, वो आ रहा है 175 किलो पास्कल्स, ठीक है। अब अगर शियर स्ट्रेंथ की बात करनी है, मुझे शियर स्ट्रेंथ की बात करनी है, तो मुझे ये कोहेजन की वैल्यू चाहिए जो इन्होंने क्वेश्चन में दे के रखी हुई है। मुझे एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन चाहिए,
जो कि इन्होंने दे के रखा हुआ है। तो मुझे बस इस इक्वेशन में ओनली इफेक्टिव स्ट्रेस को डिटरमाइन करना पड़ा, व्हिच इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। और अगर ये भाई साहब लिखते भी नहीं ना कि इफेक्टिव, तो भी मैं इफेक्टिव स्ट्रेस नहीं फाइंड करता। क्यों करता? क्योंकि मुझे पता है जो शियर स्ट्रेंथ की लास्ट अपडेटेड इक्वेशन थी ना, उसमें ये इफेक्टिव स्ट्रेस होता है। उससे पहले जो मोर कॉलम्स की थ्योरी थी, सबसे पहले मोर्स आया, उन्होंने तो क्या करा, ना कोहेजन लिया ना एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है, उन्होंने तो ओनली बोल दिया कि शियर स्ट्रेंथ तो भैया ओनली नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से आती है। ये फर्स्ट इक्वेशन थी। फिर सेकंड इक्वेशन मोर कॉलम थ्योरम ने यहां पर टोटल स्ट्रेस रखा। फिर आफ्टर तजागी जब इफेक्टिव स्ट्रेस का कांसेप्ट आया, तो उन्होंने इस नॉर्मल स्ट्रेस मतलब टोटल स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस से और टोटल स्ट्रेस को इफेक्टिव स्ट्रेस से रिप्लेस करा। सिंपल सा क्वेश्चन है, अब आप वैल्यू पुट कर दो, इज इक्वल टू, देखो कोहेजन कितना देकर रखा हुआ है, एक 12 प्लस अभी नॉर्मल स्ट्रेस कितना मेरे पास 175, ठीक है 175, और ये आपका आ जाएगा 10, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कितना देकर रखा हुआ है 30, तो यहां पर आ गया 10 30 डिग्री। तो अपन काम करते हैं, 10 30 कितना होता है 0.577 इंटू 175 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 113 किलो पास्कल आ रही है मेरी, 113 किलो पास्कल। जो मेरी शियर स्ट्रेंथ आ रही है वो 113 किलो पास्कल आ रही है। सिंपल सा है, लिख लो इसको, फायदे में रहोगे। छोटे छोटे क्वेश्चन से अब क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऐसे ही आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। A CU triaxial compression test was performed on saturated sand. देखो ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है। CU का फुल फॉर्म क्या होती है? Consolidated undrained। Consolidated, देखो जी दो चीज है, मैं हड़बड़ी नहीं करूंगा। टिपिकल क्वेश्चन अगर मैं आपको नहीं कराऊंगा तो आप लोग खुद से कर तो लोगे, बट आप शायद 70% कर लो, 60% कर लो, आप लोग 100% नहीं कर पाओगे। तो ये जितने भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूं ना, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद आपको एक भी किताब टच करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं आपको शियर स्ट्रेंथ का पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया, फिर आपको 100 क्वेश्चन से ज्यादा सॉल्व करवा रहा हूं। किसी भी किताब में आपको शियर स्ट्रेंथ की कोई भी एक पर्टिकुलर बुक पकड़ लो, शियर स्ट्रेंथ के 100 क्वेश्चन से, मैं ओनली शियर स्ट्रेंथ यूनिट की बात कर रहा हूं। कुछ बुक्स में तो सॉइल के 200 से 300 क्वेश्चन दे रही हैं। अगर अभी तक मैं डिस्कस करूं तो मुझे लगता है मैं आपको अराउंड 1300 क्वेश्चन या 1200 क्वेश्चन सॉइल का प्रैक्टिस करवा चुका हूं। तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना है ना, क्योंकि टिपिकल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ट्रायएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट वाज परफॉर्म्ड ऑन अ सैचुरेटेड सैंड। क्या है क्वेश्चन नंबर 74 में क्या लिखा है? अ कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, ट्रायएक्सियल टेस्ट है, ठीक है, वाज परफॉर्म्ड ऑन अ सैचुरेटेड सैंड, सैचुरेटेड सैंड पर परफॉर्म हो रहा है एट अ सेल प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल, एट अ सेल प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल्स, ठीक है। दैट मींस सेल प्रेशर का मतलब क्या होता है? कन्फाइनिंग स्ट्रेस, ठीक है। कन्फाइनिंग स्ट्रेस कितना देकर रखा हुआ है इन्होंने आपको? 100 किलो पास्कल्स का, 100 किलो पास्कल्स, ध्यान से देखना। द अल्टीमेट डेविएटर स्ट्रेस, डेविएटर स्ट्रेस कितना देकर रखा है इन्होंने आपको? 350। जो सिग्मा डी है हमारे पास वो कितना देकर रखा है? 350, ठीक है जी, 350 देकर रखा हुआ है। एंड द पोर प्रेशर एट द पीक स्ट्रेस, अब देखो पोर प्रेशर भी देकर रखा हुआ है। अब देखना है ध्यान से, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो इन्होंने आपको पोर प्रेशर देकर रखा हुआ है, बट वो कितना है? माइनस का 40 किलो पास्कल। पोर प्रेशर नेगेटिव कब होता है? इन केस ऑफ कैपिलरी। अगर मैं आपसे इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करूं तो इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। बट जब कैपिलरी का कॉन्सेप्ट होता है तो पोर वाटर प्रेशर क्या होता है? माइनस, और फाइनली ये माइनस माइनस करके क्या बन जाता है? प्लस। तो अगर हम बात करें तो इन्होंने आपको पोर प्रेशर भी देकर रखा हुआ है, और फाइनली इन्होंने आपसे पूछा, देखो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, ट्रायएक्सियल टेस्ट है, ट्रायएक्सियल टेस्ट में इन्होंने आपको क्या क्या देकर रखा हुआ है? सैचुरेटेड सैंड देकर रखी हुई है, जिसका जो सेल प्रेशर है दैट मींस जो कन्फाइनिंग स्ट्रेस है वो आपका 100 किलो पास्कल है। कन्फाइनिंग स्ट्रेस कितना आपके पास? 100 किलो पास्कल। और अल्टीमेट डेविएटर स्ट्रेस कितना आपका? सिग्मा डी कितना रखा है? 350। और पोर प्रेशर भी देखिए भाई, इन्होंने पोर प्रेशर भी देकर रखा हुआ है व्हिच इज इक्वल टू माइनस का 40 kPa। तो सबसे पहले तो मुझे इस टोटल स्ट्रेस को इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इफेक्टिव, क्योंकि टोटल स्ट्रेस देकर रखा हुआ है, कन्फाइनिंग स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ टोटल स्ट्रेस, इस कन्फाइनिंग स्ट्रेस को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। तो दैट मींस 100 माइनस का -40,
ये आपके पास आ गया 140। ठीक है भाई साहब। और अगर उसी तरीके से हम डेविएटर स्ट्रेस देखें तो डेविएटर स्ट्रेस, इफेक्टिव डेविएटर स्ट्रेस क्या आ जाएगा 350 माइनस पोर वाटर प्रेशर, माइनस पोर वाटर प्रेशर माइनस में ऑलरेडी दे रखा है, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और ये हो गया आपका 390। तो अगर हम कंफाइनिंग स्ट्रेस की बात करें तो वो बन गया 140 इफेक्टिव कंफाइनिंग स्ट्रेस। क्योंकि देखो जी, जहां पर पोर प्रेशर नहीं देके रखा हुआ, आप हर जगह डायरेक्ट टोटल स्ट्रेस को यूज कर लो, पर जहां पर आपको पोर वाटर प्रेशर देके रखा हुआ है, आपको हमें, क्योंकि सबसे ऊपर जो है, देखो हमारे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस कौन से स्ट्रेस की होती है इन टर्म्स ऑफ शेयर स्ट्रेंथ, इफेक्टिव स्ट्रेस की। तो इन केस अगर पोर वाटर प्रेशर आपको नहीं देके रखा हुआ तो आप टोटल स्ट्रेस से निकाल सकते हो, बट स्पेशली उसने क्वेश्चन में आपको पोर वाटर प्रेशर को दे दिया है, तो आपको फिर इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि शेयर स्ट्रेंथ जो डिटरमाइन होती है वो इफेक्टिव स्ट्रेस पर ही डिटरमाइन होती है। हाँ, इन केस पोर वाटर प्रेशर नहीं देकर रखा तो हम टोटल स्ट्रेस को यूज कर लेते हैं। करते भी क्यों है? क्योंकि उस क्वेश्चन में पोर वाटर प्रेशर डेवलप ही नहीं होता। अब इसमें सैचुरेटेड सैंड है, तो सैचुरेटेड सैंड में कैपिलरी हुई होगी, तो कैपिलरी होने के कारण क्या हो गया 40 किलो पास्कल पोर प्रेशर जनरेट हो गया, और कैपिलरी इसलिए माइनस का जनरेट हुआ। ठीक है, तो ये मेरे पास सिग्मा सी आ चुका है, ये मेरे पास सिग्मा डी आ चुका है। फाइनली जो उसने आपसे पूछा है वो इफेक्टिव स्ट्रेस पूछा है, इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर 5, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन हिसाब से पूछा है। तो मुझे एक बात पता है, अगर मैं सिग्मा 1 की बात करूं यहां पर, तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आपका कितना बन जाएगा सिग्मा सी प्लस सिग्मा डी, 140 प्लस 390 कितना हो गया 530, 140 ऐसी कैलकुलेशन बेकार हो चुकी है ना मेरी, 530 सिग्मा 1 आ गया आपका 530, और सिग्मा 3 की अगर मैं सिग्मा 3 मतलब माइनर प्रेशर स्ट्रेस की बात करूं तो वो क्या होता है कन्फाइनिंग स्ट्रेस के बराबर इक्वल 140। तो अगर आप देख सकते हो तो आपके पास मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस आ चुका है। आपके पास मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस आपके पास सामने आ चुका है। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या करा मैंने भाई? इन्होंने क्वेश्चन में कन्फाइनिंग स्ट्रेस देके रखा हुआ था। देखो सेल्फ प्रेशर मतलब क्या होता है कन्फाइनिंग स्ट्रेस, इन्होंने कन्फाइनिंग स्ट्रेस देके रखा हुआ था और डेविएटर स्ट्रेस देके रखा था, बट ये टोटल स्ट्रेस की टर्म में गिवन है। फिर इन्होंने पोर प्रेशर दिया तो मैंने इसको कन्वर्ट करा इफेक्टिव में, तो इनको इफेक्टिव में दैट मींस इफेक्टिव कन्फाइनिंग स्ट्रेस, इफेक्टिव डेविएटर स्ट्रेस। उसके बाद इन दोनों से मैंने क्या डिटरमाइन करा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, और दूसरा क्या माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अगर अब मैं आपसे बात करूं एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन का हमारे पास फार्मूला क्या है, तो आप बोलोगे सर sin फाई, हमारे पास क्या फार्मूला है sin फाई इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3। तो ये हमारे पास एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन का फार्मूला है, तो मैं कर लेता हूं। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 कितना हो गया 530 माइनस 140, ये तो वही बन गया 390। दैट मींस 390 दैट मींस ये वैल्यू आ जाएगी 390 डिवाइडेड बाय 530 प्लस 140 व्हिच इज इक्वल टू 670। तो दैट मींस 390 डिवाइडेड बाय 670 390 डिवाइडेड बाय 670 व्हिच इज इक्वल टू 0.58। तो 0.58, तो साइन इनवर्स 0.5 एक सेकंड 0.58 कितना होता है प्लस 35.45। मेरा आंसर आ रहा है 35.45, तो मेरा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन आ रहा है 35 डिग्री 0.45। एक्चुअली थोड़ा मैंने देखो क्या होता है मैं आपको बताता हूं 390 डिवाइडेड बाय 670 ये आपका आता है 0.5820। क्या देखो आप देख लो ध्यान से, अब मैंने ना इसको दिख रहा है ना, हाँ दिख गया 0.5820। अब 0.5820 को मैंने ओनली 0.58 मान लिया, तो थोड़ा हमारा एंगल आगे पीछे आ सकता है। तो मेरा जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन आ रहा है वो आ रहा है, अब मैं एक काम करता हूं 0.5820 को लेके देखता हूं। दैट मींस शिफ्ट साइन इनवर्स 0.5820 35, हाँ यार अराउंड आपका 36 तक, मतलब 36 तक आ जाएगा हमारा, है ना? तो ठीक है देखते हैं, थोड़ा बहुत हमने वैल्यू चेंज करी है, तो इसको लिख लो पहले। तो किस तरीके से देखो आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस तरीके से क्वेश्चन में जो डेविएटर स्ट्रेस और कन्फाइनिंग स्ट्रेस देके रखा हुआ है वो इन टर्म्स ऑफ टोटल स्ट्रेस देके रखा हुआ है। तो विद द हेल्प ऑफ पोर वाटर प्रेशर हमको इस टोटल स्ट्रेस को इफेक्टिव स्ट्रेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने टोटल स्ट्रेस को इफेक्टिव स्ट्रेस में कन्वर्ट करा, बट मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। अब इन्होंने ऑलरेडी पोर वाटर प्रेशर माइनस में देके रखा है, तो ये माइनस माइनस वैल्यू का बन जाती है प्लस। तो सिग्मा सी जो कन्फाइनिंग स्ट्रेस था प्रेशर वाला सेल्फ प्रेशर की वजह से जो सिग्मा सी मेरे को मिला वो 140 मिला, डेविएटर स्ट्रेस जो मुझको मिला वो 390 मिला। अब इन दोनों की हेल्प से
इन दोनों की हेल्प से मैंने मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस डिटरमाइन करा, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस डिटरमाइन करा, और इनकी हेल्प से, क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन डिटरमाइन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन बाय यूजिंग मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो इन द देखो फिर बता रहा हूं, पहले कंफाइनिंग स्ट्रेस था, डेविएटर स्ट्रेस था, बट इन टर्म्स ऑफ टोटल स्ट्रेस गिवन था। शीयर स्ट्रेंथ में सबसे ऊपर जो प्रेफरेंस वाला स्ट्रेस होता है वो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है। तो इन कंफाइनिंग और डेविएटर को मैंने इफेक्टिव में कन्वर्ट करा। इफेक्टिव में भी माइनस की वैल्यू देखी तो माइनस वालों प्लस बन गई। विद द हेल्प ऑफ कंफाइनिंग स्ट्रेस एंड डेविएटर स्ट्रेस हमने क्या डिटरमाइन करा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और विद द हेल्प ऑफ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है जो मैं आपसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 इज इक्वल टू 390/670, और मेरा अराउंड 36 डिग्री आंसर आ रहा है। तो मैं देख लेता हूं। अब इन्होंने अच्छा, अरे यार बहुत आसपास दे रखा है। डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन तो हमारा अराउंड, अब एक मिनट 33, क्योंकि मैंने वैल्यू छोटी कर दी थी ना, तो मैंने अगर वैल्यू छोटी करी है तो 33 इसका एक बार आंसर अब देख लेना है ना, क्योंकि मैंने वैल्यू के पूरी नहीं ली, 0.5820 के भी आगे बहुत वैल्यू थी, तो उससे थोड़ा सा एंगल हमारा चेंज हो गया, तो आप वो देख लेना है ना। आप अभी एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेना, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर टिक कर लेना। अब 33 में से एक आंसर आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छे क्वेश्चन है ये, मैं आपको फिर बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75, अनकॉन्सोलिडेटेड अंडरन टेस्ट। यू टेस्ट क्या होता है? Unconsolidated underlying test is carried on saturated normally consolidated clay sample at a confining pressure of 3 kg per centimeter square। अरे यार बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देखो ध्यान से पढ़ो। एक अनकॉन्सोलिडेटेड अंडरलाइन टेस्ट है, सबसे पहले हमने देख लिया, is carried out on a saturated normally consolidated clay sample at a confining pressure of 3 kg per centimeter square and the David stress failure is 1 kgf per centimeter square। If another identical sample, क्या करा उन्होंने, एक देखो उन्होंने क्या करा, एक सैंपल नंबर 1 लिया, उन्होंने क्या करा, एक सैंपल 1 लिया। इस सैंपल नंबर 1 में जो कन्फाइनिंग प्रेशर था सिग्मा सी, वो आपको देके रखा हुआ है कितना, 3 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और सिग्मा डी जो देकर रखा है डेविएटर, वो डेविएटर कितना देकर रखा हुआ है, डेविएटर स्ट्रेस फेलियर 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करा इन्होंने, एक और सैंपल लिया, इफ अनदर दैट मींस एक और सैंपल आ चुका है, सैंपल नंबर 2, सैंपल 2। इफ अनदर आइडेंटिकल सैंपल इज टेस्टेड एट अ कन्फाइनिंग प्रेशर। अब इन्होंने जो दूसरा सैंपल लिया ना, इफ अनदर आइडेंटिकल सैंपल इज टेस्टेड एट कन्फाइनिंग प्रेशर ऑफ 4 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो दूसरा सैंपल है ना, उन्होंने इस दूसरे सैंपल में सिग्मा सी को चेंज कर दिया, इन्होंने दूसरे सैंपल में सिग्मा सी को चेंज कर दिया, और वो कितना है आपका, 4 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। What will be the vertical axial stress at failure? इन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से देखना, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये क्वेश्चन देखने में इजी लगते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताओ, वर्टिकल एक्सियल स्ट्रेस एट फेलियर का मतलब क्या है? क्या डेविएटर स्ट्रेस है या मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है? देखो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, मैं आपसे चिल्ला कर बहुत दिनों से बोल रहा हूं कि आपको ट्राई एक्सियल टेस्ट में डेविएटर स्ट्रेस, कन्फाइनिंग स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस में डिफरेंस को ध्यान रखना पड़ेगा, वरना क्वेश्चन उड़ जाएगा आपका। इन्होंने इस हिसाब से पूछा व्हाट विल बी द वर्टिकल एक्सियल। अब देखो ये सॉरी सैंपल है, इस पर ये वर्टिकल एक्सियल, दैट मींस इन्होंने आपसे सिग्मा 1 पूछा है। इन्होंने क्या बोला, व्हाट विल द वर्टिकल एक्सियल स्ट्रेस एट फेलियर। इन्होंने आपसे डेविएटर स्ट्रेस नहीं पूछा है, इन्होंने आपसे क्या पूछा है, इन्होंने आपसे पूछा है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब ध्यान से देखना, जैसा कि अब इन्होंने जो सैंपल नंबर 2 था ना, उस सैंपल नंबर 2 पे इन्होंने ओनली कन्फाइनिंग प्रेशर को चेंज करा है। देखो सबसे पहले अगर जो सैंपल नंबर 1 था उसका कन्फाइनिंग प्रेशर कितना था, 3 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डेविएटर स्ट्रेस कितना था, 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करूं तो मेजर क्या आएगा, सिग्मा सी प्लस सिग्मा डी,
तो 3 + 1 = 4। बट अगले क्वेश्चन में इन्होंने क्या करा, डेविड स्ट्रेस को चेंज नहीं करा। डेविड स्ट्रेस तो वही है आपका, कन्फाइनिंग स्ट्रेस को चेंज कर दिया 1 kgf। तो अब इन्होंने जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है ना, व्हाट विल बी द वर्टिकल एक्सियल स्ट्रेस, इन्होंने आपसे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछा है, दैट मींस सिग्मा 1। और अगर आप ध्यान से देखो तो इन्होंने डेविएटर तो सेम रखा, डेविएटर में इसने कोई चेंज मेंशन नहीं करा, डेविएटर सेम है, पहले भी 1 kgf था, आज भी 1 kgf है, कन्फाइनिंग में चेंज है। तो अगर मैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करूं तो वो क्या आएगा, सिग्मा c + सिग्मा d, 4 + 1 कितना हो गया, 4 + 1 = 5। इन क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना वरना चक्कर आ जाएंगे एग्जाम में डायरेक्ट देखोगे तो। ये वर्ड आप पकड़ नहीं पाओगे, इन्होंने आपसे क्या पूछा है, डेविएटर स्ट्रेस पूछा है या मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछा है। विद द हेल्प ऑफ डेविएटर स्ट्रेस वी कैन डिटरमाइन मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। फिर बोल रहा हूं ध्यान रखना, सिग्मा c, सिग्मा d, सिग्मा 1, सिग्मा 3, अगर इन चारों में डिफरेंस ध्यान नहीं रखोगे ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो देखो मेरा जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो कितना, 4 + 1 कितना है, 5। क्यों आया, क्योंकि इन्होंने सिग्मा c को चेंज कर दिया पर सिग्मा d को इन्होंने चेंज नहीं करा। तो 4+ इधर आ रहा है, अगर मैं इस वाले केस का मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस देखूं तो 3 + 1 4 आ रहा है, बट इन्होंने आपसे सैंपल नंबर 2 के लिए पूछा है व्हिच इज इक्वल टू 4 + 1 = 5। तो 5 kgf/cm²। लिखो इस क्वेश्चन को, अच्छे क्वेश्चन से ध्यान नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, अच्छे क्वेश्चन से, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे दे रखे हैं यार, यार सेलेक्ट आया था बीच में, ठीक है चलो। क्वेश्चन नंबर 76 देखो क्या लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 76, अ सिलेंड्रिकल सैंपल ऑफ सॉइल हैज एन अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 120 kN/m²। इफ अ ट्राई-एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है। इसको मैं आपको, मुझे अगर आप टाइम दोगे तो मुझे इस क्वेश्चन को सेकंड पेज पे पेस्ट करना पड़ेगा, मुझे 1 सेकंड का वेट टाइम दो, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन नहीं है, इसको मैं इतनी सी जगह में सॉल्व नहीं करवा पाऊंगा, ये लेंथी क्वेश्चन है ना। मैं इसको 1 सेकंड को, मुझे आप 1 सेकंड का टाइम दो, मैं इसको सेकंड पेज पे लेके आ रहा हूं। भाई ये नेक्स्ट पेज पे तो ऐड नहीं हो रहा, हमें इसी में पढ़ना पड़ेगा, हमने बहुत कोशिश कर ली है, ठीक है। क्वेश्चन देखना ध्यान से, अ सिलेंड्रिकल सैंपल, यार नहीं हो रहा, मैंने बहुत कोशिश करी, नहीं हो पा रहा, नेक्स्ट पेज पे ऐड। अ सिलेंड्रिकल sample of soil has an unconfined compressive strength, एक सिलेंड्रिकल सैंपल है, has an unconfined compressive strength of 120 kN/m²। ध्यान से देखना, in a triaxial compression test a sample of the same soil, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है यार, मुझे सीरियसली इसमें स्पेस चाहिए था, नहीं मिल पाया, एनीवेज कोई बात नहीं। एक सिलेंड्रिकल सैंपल है भाई साहब, आपने उसको पहले अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में यूज करा है ना, उसी के बाद आपने सेम सैंपल को यूज करा ट्राई-एक्सियल टेस्ट में, व्हेन सब्जेक्टेड टू अ चैम्बर, जिसमें देखो फिर बताता हूं, एक सॉइल सैंपल है आपके पास या फिर एक सॉइल है आपके पास, उस सॉइल में से आपने एक सैंपल बनाया और अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में यूज करा, फिर उसी सॉइल में से आपने एक और सैंपल लिया क्योंकि सेम सॉइल है और आपने उसको टेस्ट करा ट्राई-एक्सियल टेस्ट में। इन अ ट्राई-एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट अ सैंपल ऑफ सेम सॉइल व्हेन, अब जब भी ट्राई-एक्सियल टेस्ट में जाएगा, अगर मैं बात करूं भाई साहब तो यहां पर क्या है, सॉइल एक ही है बट टेस्ट है दो, टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, दो टेस्ट है आपके पास। पहला जो टेस्ट है वो है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेस और दूसरा जो टेस्ट है वो है ट्राई-एक्सियल टेस्ट। मैं लिख के देता हूं, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट और दूसरा आपके पास ट्राई-एक्सियल टेस्ट, ट्राई-एक्सियल टेस्ट। सॉइल सेम ही है, सेम सॉइल से दो सैंपल बनाए, एक को टेस्ट करा अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में और एक को टेस्ट करा आपने ट्राई-एक्सियल टेस्ट में, ठीक है। तो जब आपने अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में टेस्ट करा तो देखो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, 120, दैट मींस जो हमारे पास मेजर स्ट्रेस आ रहा है वो कितना है आपके पास, 120 kN। अगर मैं अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ की बात करूं
अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट की मैं बात करूं तो उसमें कन्फाइनिंग स्ट्रेस नहीं होता। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में कन्फाइनिंग स्ट्रेस दैट मीन सिग्मा सी नहीं होता, उसमें होता है सिग्मा सी जीरो। इसमें ओनली आपको डेविड स्ट्रेस देके रखा हुआ है। तो दैट मीन जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेस में जो हमारा डेविड स्ट्रेस होता है वही हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बनता है। और डेविड स्ट्रेस कितना देकर रखा है 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, अब ध्यान से देखना। अब इन्होंने क्या करा, इसी सॉइल को एक और सैंपल लिया और ट्राई एग्जिट टेस्ट में टेस्ट करा। तो जब ट्राई एग्जिट टेस्ट में इन्होंने टेस्ट करा तो भाई देखो चैम्बर प्रेशर कन्फाइनिंग स्ट्रेस कितना है, यहां पर कन्फाइनिंग स्ट्रेस है 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आपका एडिशनल स्ट्रेस ऑफ जो डेविड स्ट्रेस है, डेविड स्ट्रेस क्योंकि लिखा ना एन एडिशनल स्ट्रेस। भाई अगर हम बात करें ट्राइएक्सियल टेस्ट की तो पहले हम उसमें कन्फाइनिंग स्ट्रेस लगाते हैं, फिर उसमें हम डेविड स्ट्रेस लगाते हैं। तो इन्होंने यहां पर क्या लिखा कि जो एडिशनल आपने डेविड स्ट्रेस लगाया वो कितना है 160 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर का। तो डेविड स्ट्रेस आपके पास वो है 160 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। अब आपको दो पैरामीटर्स फाइंड करने हैं, एक आपको फाइंड करना है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन और दूसरा फाइंड करना है आपको कोहेजन। दैट मींस एक सॉइल थी, उस सॉइल में से आपने दो उस सॉइल सेम सॉइल में से सेम सॉइल है भाई, ध्यान रखना मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन आप कर लो, मैं कह रहा हूं कर लो। अगर आपको लगता है ना कि सॉइल मैकेनिक्स इजी है तो आप ये क्वेश्चन कर लो। मैं कह रहा हूं कि अभी देखना बंद करो मुझको, इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को आप लोग सबसे पहले सॉल्व करो। अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो तो नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, आपको आपके टीचर को ये क्वेश्चन सॉल्व कराना ही पड़ेगा, वरना आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप इसको सॉल्व कर लो, मैं आपको मौका दे रहा हूं। लो करो करो, आंसर निकालो अपना। भाई अगर आपको लगता है कि सर आप तो हवा में बातें करते हो तो आप इसको सॉल्व कर लो, अभी करो। भाई मैंने आपको 10 लेक्चर सीरीज टर्म के पढ़ा दिए और 75 क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, आप इसको सॉल्व करो एक बार। भाई आपको लगता है ना कि मैं तो चलो क्रिटिसाइज होने के लिए तैयार हूं कि सर आप हवा में बातें करते हो, हम इसको मजाक मजाक में कर लेंगे। करो सॉल्व करो। मैं बोलता हूं आप इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि जब तक आपको तभी तो मैं बोलता हूं कि डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने बहुत जरूरी होता है। अगर डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, तभी तो मैं आपको इतने थाउजेंड क्वेश्चंस करवा रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप नहीं, मैं आपको 76 क्वेश्चन पे चल रहा हूं, सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको। लो एक और आ गया, करो इसको। आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, मैं आपको बोल रहा हूं। और जिसको भी है, और मैं आपको सच बता रहा हूं, जिसने इसको सॉल्व कर लिया ना उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और अगर जो इसको सॉल्व भी नहीं कर पा रहा है तो कोई बात नहीं, ये टिपिकल क्वेश्चन है, हमें इस क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं होना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको आपके टीचर को कराने ही पड़ेंगे। और आपका टीचर नहीं कराएगा तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। और जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है ना तो उसको भाई साहब सैल्यूट है सीरियसली, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में बहुत तगड़ा दिमाग लगता है। अब ध्यान से देखना, एक सॉइल सैंपल था, एक बार आपने उसको टेस्ट नंबर 1 में दैट मींस अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में यूज करा। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में कन्फाइनिंग स्ट्रेस 0 होता है, ओनली डेविड स्ट्रेस होता है। और जो डेविड स्ट्रेस होता है वही आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, क्योंकि कन्फाइनिंग स्ट्रेस तो 0 है। अगर मैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करूं तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है सिग्मा डी प्लस सिग्मा सी, और सिग्मा सी तो 0 है, तो जो डेविड स्ट्रेस होता है वही मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बन जाता है। टेस्ट नंबर 2 में क्या होता है कन्फाइनिंग दैट मींस सेल प्रेशर भी होता है, हम फ्लूइड छोड़ते हैं, फ्लूइड से क्या होता है कन्फाइनिंग प्रेशर लगता है, कन्फाइनिंग प्रेशर से कन्फाइनिंग स्ट्रेस सिग्मा सी डेवलप होता है। तो सिग्मा सी भी है और सिग्मा डी भी है। अब इन्होंने आपसे पूछा फाई और सी, और आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, सॉइल सैंपल एक ही है, एक ही सॉइल में से 2 सैंपल उठाए। अब आपको ध्यान रखना, अगर सॉइल सैंपल सेम है, अगर सॉइल सैंपल सेम है तो इस केस में भी फाई और सी की वैल्यू, और इस केस में भी फाई और सी की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। दोनों केस में फाई और सी की वैल्यू सेम होगी। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों केसेस में फाई और सी सेम सॉइल है। आपको इस चीज को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर ये वर्ड नहीं पढ़ा ना आपने तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सेम सॉइल है, दैट मींस इसका भी अगर सॉइल ही एक है तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन और कोहेजन क्या आएगा सेम आएगा, चाहे उसको फिर किसी भी टेस्ट में कर लो। और वैसे भी ट्राइएक्सियल टेस्ट और अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट क्या होता है, दोनों एक ही टेस्ट है, तो इसलिए चांस ही नहीं बनता कि अलग अलग वैल्यू आ जाए।
अब आप बनाओ इसकी इक्वेशन। मैं आपसे एक सिंपल सी चीज बोलता हूं, मैंने आपको सिग्मा 1 और सिग्मा 3 में एक रिलेशनशिप लिखाया था। क्या लिखा था रिलेशनशिप? सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 n प्लस 2c अंडर रूट ऑफ n5। और ये n5 क्या होता है? फ्लो वैल्यू। हम क्वेश्चन कर चुके हैं इसका। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, n5 क्या होता है? फ्लो वैल्यू। और n5 की वैल्यू क्या होती है? tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। अगर मैं इस n5 की बात करूं, n5 क्या है? इसको क्या बोलते हैं? फ्लो वैल्यू। और इस फ्लो वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2। तो भाई n5 क्या होता है? tan स्क्वायर, है ना? तो यहां पर क्या होता है? n5 2c अंडर रूट ऑफ n5। मैं लिख देता हूं, चलो। where n5 इज इक्वल टू tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। ये आपका n5 का वैल्यू। ये रिलेशनशिप मैंने आपको बहुत बार बता दिया। अब एक काम करो, ये इक्वेशन, ये जो आपके पास रिलेशनशिप है, क्योंकि मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, मेरे को जगह बहुत चाहिए, मेरे को बहुत जगह चाहिए, इसलिए आप इसको देखोगे, है ना? अब आपको क्या करा? आपके पास दो कंडीशन है। अगर मैं बात करूं इस वाली कंडीशन में, सिग्मा 3 किसके इक्वल है? आप बोलोगे सर 0 के इक्वल है। और सिग्मा 1 किसके इक्वल है? सर 120। देखो ये रिलेशनशिप है, आप समझ लो मेरी बात, ध्यान से देखना। जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। इस टेस्ट में आपको सिग्मा 1 और सिग्मा 3, सिग्मा 1 कितना है? 120 और सिग्मा 3 कितना है? 120। आपके पास ट्राई एक्सियल टेस्ट का सिग्मा 1 और सिग्मा 3 का रिलेशनशिप ऑलरेडी है। सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 3 n5 प्लस 2c अंडर रूट ऑफ n5, वेयर n5 इक्वल्स टू फ्लो वैल्यू व्हिच इज इक्वल टू tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। अब आप क्या करो, इससे बनाओ दो इक्वेशन। एक इक्वेशन बनाओ सिग्मा 3 सिग्मा 1 से यहां पर, और एक इक्वेशन बनाओ। अब देखो, अगर हम यहां पर बात करें सिग्मा 1 कितना है? सिग्मा 1 होता है मेजर, मेजर में क्या होता है? कन्फाइनिंग प्लस डेविएटर। मेजर में क्या होता है? कन्फाइनिंग प्लस डेविएटर। तो यहां से आप निकालो एक तो सिग्मा 1, मैं लिख भी देता हूं, सिग्मा 1 यहां पर कितना है? 160 प्लस 40 कितना हो गया? 200। और अगर मैं सिग्मा 3 माइनर की बात करूं, तो माइनर क्या होता है? कन्फाइनिंग, माइनर क्या होता है? कन्फाइनिंग स्ट्रेस व्हिच इज इक्वल्स टू 40। ध्यान से देखना, सॉरी यार मेरे को जगह चाहिए थी, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ऐड नहीं कर पाया, है ना? तो थोड़ा आपको ये क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करा मैंने? दो टेस्ट लिए, सेम सोइल सैंपल है। अगर सेम सोइल सैंपल है तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इधर इसमें भी कॉमन आएगा और इसमें भी कॉमन आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। हमने रिलेशनशिप लिख लिया, सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 3 n5 प्लस 2c अंडर रूट ऑफ n5, वेयर n5 इक्वल्स टू tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। इसको अब यहां पर पुट कर दो, है ना? अब आप क्या करो, सिग्मा 1 और सिग्मा 3, आपके पास सिग्मा 1 कितना है यहां पर? 120, सिग्मा 3 कितना है? 0। तो एक इक्वेशन तो बनाओ इसकी, और एक इक्वेशन बनाओ आप यहां से। यहां पे आपके पास दो इक्वेशंस आएगी, और उस इक्वेशन में c, देखो जब मैं इस इक्वेशन को बनाऊंगा तो भी मेरे पास c आएगा, जब मैं इस इक्वेशन को बनाऊंगा तो भी मेरे पास c आएगा। और आपको याद होना चाहिए, अगर सेम सॉइल है तो phi और c आपके क्या होते हैं? सेम। तो यहां से आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगी, यहां से और यहां से। और जब आप उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे ना, तो आप phi और c को डिटरमाइन कर लोगे। समझे? यहां से सिग्मा 1 कितना है? 200, सिग्मा 3 कितना है? 40, यहां पर सिग्मा 1 कितना है? 120, सिग्मा 3 कितना है? 0। एक इक्वेशन सिग्मा 1 सिग्मा 3 इससे बनाओ, एक इक्वेशन सिग्मा 1 इससे बनाओ। c को दोनों इक्वेशन में कॉमन रखो, phi को एक कॉमन रखो, क्योंकि दोनों सेम सॉइल है। तो इसमें जो phi आएगा, इसमें जो phi आएगा वो सेम है, इसमें जो c आएगा, इसमें जो c आएगा सेम है। और c और phi के आपके पास दो इक्वेशन बन गई, दो अननोन, दो इक्वेशन। तो इस तरीके से आप c और phi को डिटरमाइन कर लोगे। जो मैंने लिखा है ना बोर्ड पर, आप उसी को लिख लो, काम आ जाएगा। बाकी आपको खुद क्वेश्चन सॉल्व करना है।